क्या हाल चाल है चुन्नू मुन्नू? बताइए क्या हाल चाल है भाई सभी के। सही बताइए है ना। आज नया चैप्टर करेंगे हम ग्रेविटेशन, और एक ऐसा चैप्टर फिजिक्स का जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, बच्चों को काफी ज्यादा मजा आता है। बट वहीं कहीं ना कहीं सर जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स में बच्चों को दिक्कत देखने को मिलती है। तो चैप्टर एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। आप सभी को बता दूं, एग्जाम में बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं कहूँ कि 10 क्वेश्चन सर इस चैप्टर के निकाल के, तो 10 में से तो पक्का 5 गिरेंगे ही गिरेंगे। बट सबसे बड़ी बात है, हमें चैप्टर डिटेल में पढ़ना है और उसी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। करें भाई खेला स्टार्ट। बताइए चुन्ना मुन्ना, सारे आ गए भाई क्लास के अंदर? सर हाय सर, बढ़िया सर, ठीक है भाई। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट। चलो आज भाई अचीवर बैच में नया चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे बेस क्वेश्चन है जो बच्चे के माइंड में आते ही आते हैं। जैसे आपको पढ़ेंगे कि भाई हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अटैक करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका दोस्त आपके ऊपर गिर क्यों नहीं रहा, या आप उसके ऊपर क्यों नहीं गिर रहे, ठीक है। पेन अगर आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है और आप पेन के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो आप एक दूसरे के ऊपर गिर क्यों नहीं रहे, है ना। यही सब चीजों के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है। करें भाई खेला स्टार्ट। हेलो सर, कैसे हो आप? भाई मस्त है, मस्त है, बिंदास है। ग्रेविटेशन, ठीक है। आज एकदम इंट्रो पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन। एक इतना भारी भरकम चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन का मतलब होता क्या है ये तो पहले पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन क्या है तो पढ़ते भाई। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है डेट एक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तरह का ये अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है ये? अट्रैक्टिव फोर्स। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये पेड बैच की क्लासेस है ना। अगर ये यूट्यूब पे वन शॉट पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक एक लाइन को थोड़ी समझाऊंगा। भाई वहां पर सिंपली डेफिनेशन को आराम से गो थ्रू कर दिया। पेड बैचेस में ये होता है कि आपको एक एक चीज का मतलब डिटेल में समझाओ, अच्छे तरीके से समझाओ, लाइन बाय लाइन। उसमें वन शॉट में क्या होता है, जल्दी खत्म करना होता है चैप्टर को, ठीक है। तो वही है भाई, कोई भी एक ग्रेविटेशन क्या एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना हमेशा दो ऑब्जेक्ट, तीन नहीं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। और क्या होना चाहिए उनके पास? क्या होना चाहिए? मास। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट तो है लेकिन मास ना हो। भाई मास होना है, क्योंकि आपको पता है हर ऑब्जेक्ट के पास, हर मैटर के पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। अगर जैसे मैं बात करूं, ये पेन है, इसके पास कुछ मास है और मेरी बॉडी के पास कुछ मास है, तो हम दूसरे को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को, मून सन को, सन मून को। हर एक दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यानी कि सर आपके इस रूम में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पैनल रखा हुआ है, तो पैनल भी मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, मैं पैनल के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात है कि सर आप अगर एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हो, तो ये बोर्ड जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा, या आप उसकी तरफ खींचे क्यों नहीं चले जा रहे? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको भी आगे हम पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको कि जो हम दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एकदम ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है फोर्स, जिस वजह से हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी क्या है? ना के बराबर आपको शो हो रही है, फोर्स है ही नहीं। वहीं मैं बात करूं इस मार्कर की, इस मार्कर को अगर मैंने ऊपर फेंका तो ये एकदम नीचे आ गया। सर ऐसा कैसे हुआ? अब अर्थ और पेन में भी तो फोर्स लग रहा है, बट जब दोनों में फोर्स लग रहा है तो जैसे ही आप पेन को ड्रॉप करते हो पेन नीचे आ जाता है। लेकिन जब इन दो ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है तो सर आपकी बॉडी और इस पैनल में फोर्स क्यों नहीं लग रहा? बेटा जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, आगे न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे, तो हम जब ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको पढ़ा होगा फॉर्मूला, आगे बताएंगे, उस फॉर्मूले से फोर्स निकालेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इसीलिए हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा चला आ रहा है। वो बात की बात है। अब आगे यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ग्रेविटेशन के? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड सन। जो फोर्स है किसके बीच में लग रहा है? किसके? अर्थ के और सन के बीच में। और क्या क्या है? मून रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ।
अब आपको पता है जो मून है एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है, एक फोर्स ही तो लग रहा है, ठीक है। अब आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, देन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाऊंगा। हालांकि एनसीईआरटी में सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है भाई। सभी को राधे राधे, ठीक है। और क्या है? बॉल थ्रोन इन एयर कम बैक टू डाउन। जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंक दिया, अब बॉल क्या आएगी? नीचे आएगी, कैच होगी। तो ये भी क्या है? ग्रेविटेशन। क्योंकि अब अर्थ से आपने उसको दूर तो भेज दिया, बट अर्थ के अगर भाई नीचे आ जा, क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। वो बॉल को क्या करेगी? नीचे आ भाई, उसे नीचे अपनी तरफ खींच लेगी। इसलिए हर ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ खींचा चला आता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अर्थ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। चलिए, जैसे आप देख पा रहे हो इस पे तो पूरी की पूरी फिजिक्स बन चुकी है, इस पे तो पूरी की पूरी फिजिक्स बन चुकी है। वो न्यूटन बाबा के ऊपर क्या गिरा? आइजैक न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, उन्हें पूरे अलग ग्रेविटेशन ही बना दिया, ठीक है। आप देखो बॉल है, बॉल को आपने ड्रॉप करा, नीचे आ गई, सेब गिरा नीचे। अभी है कोई बंदा पैरासूट से गिरता है या फिर एरोप्लेन से स्काई डाइविंग करते हैं, वो सारे नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको यहाँ तक ग्रेविटेशन कंसेप्ट बहुत क्लियर हो चुका होगा। हालांकि बहुत छोटा टॉपिक था, बट मैंने आपको ब्रॉड करके बता दिया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जितना आपको दिखने में छोटा लगता है उतना ही, कहते हैं ना 11th क्लास में जब फिजिक्स पढ़ोगे तो इस पर आपको न्यूमेरिकल देखने को भी मिलेंगे, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसको लगा लेंगे आज के लिए स्टार, क्योंकि आज हमारा है स्टार लौंडा। क्या है? स्टार लौंडा। स्टार जो है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। या तो इसकी डेफिनेशन आती है, या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड भी और कंसेप्चुअल बेस्ड। चलिए, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या? ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, और आपको एज इट इज एग्जाम में जाके चिपका देनी है, ठीक है। चलो, क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर अगर न्यूटन के ऊपर एप्पल नहीं ट्री ट्री गिर जाता तो? किसने पूछा? ऋतिक राठौर ने। एकदम क्रिस्टल क्लियर है भाई सारी चीजें। तो बेटा वहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। सही बात है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, और ये किसने दिया था ध्यान रखना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये न्यूटन बाबा ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन बाबा ने, ये ध्यान रखना। तो यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, लेकिन लेकिन विदा विदा फोर्स। कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। आगे देखते हैं। अब वो जो फोर्स है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स क्या है? उनके मासेस के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ बेटा? प्रोडक्ट मतलब हुआ मल्टीप्लाई। क्या हुआ बेटा? मल्टीप्लाई। यानी कि उनके मासेस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फोर्स होगा। अब मुझे आप खुद बताओ, एक 40 केजी और एक 60 केजी के दो बच्चे हैं, और एक बच्चा है 80 केजी का। अब देख लो कौन होगा ये बच्चा है, कौन है। और एक है आपका 70 केजी का। अब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। सर जी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो बताइए किस केस में फोर्स ज्यादा होगा? तो आप क्या कहोगे? बताओ किस केस में ज्यादा होगा? बताइए, जल्दी बताइए। 80 और 70 में। रिद्धि गुप्ता ने आंसर दिया। देखो, क्योंकि सर आपने बोला जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मासेस को हम मान लेते हैं m1 और m2 में आगे पढ़ाऊंगा आपको कि जो उनका प्रोडक्ट का जो मासेस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहां तक बात सर समझ आई। चलिए आगे क्या बात कर रहा है ये, आगे कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये क्या बात है, यानी अगर मैं कहूं ये मेरे मार्कर है और मैं हूं, तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो गया। ठीक है, और एग्जांपल से बताऊं, और मेरे दूर जो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पे मास फैक्टर है, बट आपको एक सिंपली एग्जांपल से बताता हूं। एक 60 केजी और दूसरा भी कितना है, 50 केजी का, चुन्नू और मुन्नू है। इनके बीच में जो दूरी है बेटा, सेंटर से लेते हैं दूरी, किससे लेते हैं, सेंटर से। मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पर कर देते हैं सेंटर से, वो डायग्राम था ना, सेंटर से जो दूरी है वो 10 मीटर है, और एक बार चुन्नू खड़ा है मुन्नू से 20 मीटर की दूरी पर। तो मुझे बताइए कौन से केस में ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, बताइए जल्दी। 10 वाले में, क्योंकि सर जो फोर्स होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली के लिए साइन तो सेम रहता है, साइन तो सेम रहता है, बट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में। यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी आपको। जैसे आप देख पा रहे होगे, आगे आगे ही पढ़ाऊंगा आपको कि देखो ये ऑब्जेक्ट, मतलब आपको सन दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है, इनके m1 और m2 मास है और डिस्टेंस r है। ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में फोर्स लगा रहे हैं, वो आगे हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझेंगे। पहले बताइए यहां तक बात समझ आई, समझ आई तो फटाफट वीएस कमेंट कर दो जल्दी जल्दी फास्ट। चलो भाई, सारे बच्चों ने वीएस कमेंट कर दिया है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सप्रेशन को समझते हैं और यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, let m1 m2 are two masses of the two bodies and r is the distance between them। चलो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया बी, इसका मास ले लिया m1, इसका ले लिया m2। ठीक है, इनके जो सेंटर है, सेंटर से ये जो यहाँ की दूरी है, ये कितनी होगी बेटा, ये हो गई r। ठीक है, तो क्या कहा था यूनिवर्सल, तो इस केस में जो फोर्स होगा, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सच ऑब्जेक्ट विल बी, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस की। हम इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, उसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे बेटा। तो क्या देखेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे तो जो फोर्स होगा वो बनेगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मासेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, और जब भी ध्यान रखना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट का नाम होता है कैपिटल जी। सर नाम नहीं होता, वो तो सिंबल है कैपिटल जी। जो नाम है इसका, डेट्स कॉल, कौन बताएगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा, डेट्स कॉल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब जो जी है ना जी,
जी एक कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है, और और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? और लास्ट मतलब 2018 में जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, कैपिटल जी की डायमेंशन बतानी थी। तो आपको पता है ना, जो पहले की भी अपने नोट्स अभी इससे पहले चैप्टर कराया हमने एटम एंड मॉलिक्यूल, उसमें भी आपको एटम एडवांस पढ़ा है। सिमिलरली यहाँ भी आपको एडवांस लेवल का थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। हालांकि मैं चाहता था आपको केपलर्स लॉ भी पढ़ा सकता था 11th क्लास का, बट एक बार सिलेबस हाथ में आ जाए फिर करेंगे। सर नो दिक्कत नो परेशानी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आई होप। कैपलर्स लॉ आपके 11th में, चलो बच्चे कह रहे सर नो प्रॉब्लम नो परेशानी। अब ना जैसे आपने यूनिट देखी थी, तो यूनिट जो बनी थी, तो यूनिट बनी कैसे थी? यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट बनी कैसे? आपको पता है एफ जो है इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर है। यहाँ से जी की वैल्यू छोड़ दो, बाकी सब कभी भी आप 11th में भी फॉर्मूले बनाना सीखोगे, डायमेंशन बनाना सीखोगे, जिसके निकालने उसको ये रहने दो, एफ क्रॉस में आर स्क्वायर ले जाओ, अपॉन में m1 अपॉन मल्टीप्लाई m2 ले जाओ, इज इक्वल टू जी हो गया। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। रेडियस क्या एक तरह की लेंथ है, तो ध्यान रखना जो जितनी भी लेंथ होती है वो सारी की सारी मीटर में नापी जाती है, एरियाज मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, क्योंकि ऐसा यूनिट होती है लेंथ की मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेडियस का मीटर स्क्वायर, एक मास की ऐसा यूनिट केजी, इसकी भी केजी, तो केजी स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा हम बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिवाइड में है तो पर केजी स्क्वायर, ऐसे आती है इसकी ऐसा यूनिट। बोलो बात समझ आई क्या? बात समझ आई? तो आप जो यूनिट आपने देखी थी पहले, वो जो यूनिट बनती है वो यहीं से बनती है। चलो अब कुछ बच्चे बोल रहे कि सर डायमेंशन बता दो इसकी। बोलो बता दो डायमेंशन, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूं क्या? डायमेंशन, हालांकि एक्स्ट्रा तो नहीं है, डायमेंशन, डायमेंशन पढ़ते हैं ऑफ कैपिटल। चलो देखो, फोर्स जो होता है ना, फोर्स मैं अगर और ब्रेक करके बताऊं आपको, जो न्यूटन होती है फोर्स की, फोर्स होता है तुम्हारा एम इंटू में ए, ध्यान से देखना। और एम के लिए क्या होता है, मास के लिए एम, एक्सलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसके लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं, मीटर के लिए एल, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, t-2, L t-2। तो फोर्स की क्या होगी, ml t-2। बस अब खेल खत्म हो गया, एन की जगह फोर्स है ना, तो एम एल t-2, एफ की एन की आ गई, ये क्या है मीटर स्क्वायर लेंथ है, तो ये क्या हो गया एल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में केजी है, यानी कि एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा, -2 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1, m-1। ये 1 है ये 2 है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी एल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा t-2। हमारा क्या निकल के आ गया डायमेंशन, m1 L क्यूब t-2। ये जेई मेंस में
क्वेश्चन आया था बहुत साल पहले। बताओ बात समझ आई क्या? जल्दी बताइए, बात समझ आई क्या? बताइए। तो मैं इतना पोर्शन जो है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है? बाकी आगे क्लास में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो करते हैं, ठीक है?